हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। देखिए, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया, हमने एक पोर्शन उसका कवर कर लिया है जिसमें हमने बात किया ओरोस्टेड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में, हमने बात किया बायो सावर्ट्स लॉ के बारे में, और बायो सावर्ट्स लॉ पर बेस्ड 4 एप्लीकेशंस हमने किया। नंबर 1, कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आपने कैलकुलेट किया, वायर की वजह से कितना होगा, कॉइल के एक्सेस पर कितना होगा, और आर्क अगर है, कोई करंट कैरिंग आर्क अगर है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा। ये सभी हमने कैलकुलेशंस अब तक के वीडियो में कंप्लीट किए थे। इस चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन में मैं एंटर कर रहा हूँ जो लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड है। लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या है उस पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बाद हम रिटर्न वर्क पे जाएंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है, मान लीजिए मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इंडिकेटिंग होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, आपको याद होगा कि जब पैरेलल लाइंस और इक्वल डिस्टेंस पे हम शो करते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है इस रीजन में, और यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है Q जो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस विद अ सर्टेन वेलोसिटी v। तो ये पार्टिकल मूव करता रहेगा जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री में एंटर करेगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाता है। एक्चुअल पाथ इसका एक्स एक्सिस के अलोंग था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इसने एंटर किया तो ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो गया। इस चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डेविएट हो जाना इस बात को शो करता है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करता है, और उस फोर्स को ही लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। आज का टॉपिक हम इस फोर्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स वर्क करेगा, और इस फोर्स को ही मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। करेक्ट है? और थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लॉरेंज ने जब एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट का नेम है लॉरेंज, उसने एक्सपेरिमेंट जब किया तो उसने ये देखा कि ये जो फोर्स है ये कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया? उसने अलग अलग वैल्यू का चार्ज मूव करा के देखा, कभी 1 कूलाम, कभी 2 कूलाम, कभी 3 कूलाम, तो चार्ज का वैल्यू को चेंज किया, और उसने ये पाया कि जैसे जैसे हम चार्ज को इंक्रीज करते हैं डेविएशन भी इंक्रीज होने लगता है, और डेविएशन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब फोर्स इंक्रीज होगा। तो उसने ये बात पता कर ली कि इस फोर्स का जो वैल्यू होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जैसे जैसे आप चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करेंगे इस फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, और इसीलिए डेविएशन बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात उसने ये देखा, उसने अलग अलग वेलोसिटी से एंटर कराया, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, फिर 2 टेस्ला ले लिया, फिर 3 ले लिया, और उसने ये पाया कि इस फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के भी प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ग्रेटर अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से आप चार्ज पार्टिकल को पास करेंगे उतना ही ग्रेटर अमाउंट का फोर्स उस पर वर्क करेगा। तो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। तीसरी बात कि मान लीजिए चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चलिए मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है। चलिए मैं तीनों एक्सिस बना देता हूँ। ये आपका वाई एक्सिस है, आप जानते हैं, ये आपका जेड एक्सिस होगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आपका चार्ज पार्टिकल ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस इस प्लेन में एंटर करता है। कौन से प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में। आप जानते हैं जो नीचे प्लेन होगा दोनों एक्सेस से मिलकर ये एक्स जेड प्लेन होगा, और चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिसन केयरफुली, पार्टिकल की स्पीड कितना v है, किस डायरेक्शन में है? उस डायरेक्शन में है जो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है। अगर इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लिए जाएं तो इस v का एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, कौन सा होगा? v cos थीटा, और ये जो v cos थीटा कंपोनेंट होगा एंगल की डायरेक्शन में, आप जानते हैं v cos थीटा होता है, तो v cos थीटा जो कंपोनेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। दूसरा कंपोनेंट बोलिए इस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं ना, तो v का दूसरा कंपोनेंट v sin थीटा बनेगा। तो एक कंपोनेंट वो है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल
है, कौन सा, वी कॉस थीटा। एक कंपोनेंट वो है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, कौन सा, वी साइन थीटा। तो तीसरी बात लॉरेंज ने देखा कि इस फोर्स का जो वैल्यू होता है वो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वी साइन थीटा, उसके भी प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, पहली बात कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाएगा। दूसरी बात, इस फोर्स की वैल्यू चार्ज के प्रोपोर्शनल होगी, मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, कौन सा, वी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगी। अगर तीनों बातों को कंबाइन कर दिया जाए तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी होगा और साथ में साइन थीटा होगा। मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर ली हैं। प्रोपोर्शनलिटी जब रिमूव करेंगे कांस्टेंट आएगा के, साथ में होगा क्यू वी बी और साथ में होगा साइन थीटा। लिसन केयरफुली, हम फिजिक्स में कैलकुलेशन एसआई सिस्टम में करते हैं और एसआई सिस्टम में इस कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, और अगर यहाँ 1 डाल दिया जाएगा तो लॉरेंज फोर्स का या मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू बनेगा दैट विल बी क्यू वी बी साइन थीटा। So this is the force experienced by a charged particle when it enters the magnetic field at a certain angle थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो आप समझ सकते हैं एफ वेक्टर क्यू आप जानते हैं स्केलर होता है, तो वी बी साइन थीटा को वी क्रॉस भी लिखा जा सकता है, और ये इस मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा। आप बताइए डायरेक्शन वी क्रॉस बी, आपने पहले भी हमने बात किया था कि ए क्रॉस बी जब 11th क्लास में आप पढ़ते थे तो इसका वैल्यू ए बी साइन थीटा हुआ करता था और साथ में आता था एन कैप। और आप जानते हैं जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो डायरेक्शन होती है वो पार्टिसिपेटिंग जो वेक्टर्स हैं ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आती है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, या आप ऐसे कह दीजिए कि ए और बी जिस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, मान लीजिए ए इधर है बी इधर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, जैसे दोनों वेक्टर इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इस मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी या तो आउटवर्ड होगा वर्टिकली ऐसे ऊपर या फिर नीचे होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो फिंगर्स ए से बी तक घुमाएंगे, थंब बाहर है, और बी क्रॉस ए करेंगे तो आप जानते हैं नीचे की तरफ आएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर बोल लीजिए, या आप कह दीजिए कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें v और b दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए v और b जो हैं वो एक्स जेड प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और एक्स जेड प्लेन में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इस फोर्स का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब है कि वो y एक्सिस के अलोंग होगा। ये लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन है। आप देख लीजिए ये लॉरेंज फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी जो कि प्लेन में है उसके भी परपेंडिकुलर है, दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, और ये लॉरेंज फोर्स की वैल्यू होती है। फेयर नोट्स देख लेते हैं एक बार। टॉपिक हमारा है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मूविंग चार्ज अगर होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में से जा रहा है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पहले डायग्राम समझ लीजिए, मैंने तीनों एक्सेस एक्स वाई और जेड आपको रिप्रेजेंट किए हैं। आप देख लीजिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैंने शो किया है, वेलोसिटी एक्स जेड प्लेन में है, और क्यू चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पर विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। वेलोसिटी का ये कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड वी कॉस थीटा बनेगा, और दूसरा वी साइन थीटा विच विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लेट अ चार्ज क्यू moves with the velocity v making an angle theta with the direction of magnetic field, then the force experienced by the charge will be number 1 directly proportional to the magnetic field, F will be proportional to magnetic field होगा, directly proportional to the magnitude of charge, F is proportional to Q होगा, और directly proportional to the perpendicular component। याद रखिएगा कौन सा component लेना है, perpendicular component किसका, velocity का, किसके perpendicular, टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी साइन थीटा है तो वी साइन थीटा होगा। ओके, दूसरी बात अगर सबको कंबाइन करेंगे तो क्यू वी साइन थीटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आएगा, एसआई सिस्टम में 1 होता है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, ईजी है। तो क्यू वी क्रॉस भी कम से कम 100 बार आप इस फॉर्मूले को काम में लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स is always perpendicular to the plane in which v vector
एंड बी वेक्टर बोथ एग्जिस्ट, दोनों जिस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन को निकालने के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। चलिए खैर, तो मैंने ये जाना कि लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज F इज इक्वस टू, ध्यान से सुनिएगा, F इज इक्वस टू क्यू वी बी एंड साइन थीटा। ध्यान से सुनिएगा। केस 1, इफ Q इज इक्वस टू 0, अगर इस इक्वेशन में Q 0 पुट कर दिया जाए तो आप जानते हैं फोर्स भी 0 होगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो केवल चार्ज पार्टिकल पर ही वर्क करता है। चार्ज पार्टिकल मतलब क्यों ये बात हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो जाएगा क्योंकि उस पर चार्ज होता है, प्रोटॉन एंटर करेगा डेविएट हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल एंटर करेगा डेविएट हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन एंटर करेगा या कोई गैस पार्टिकल एंटर करेगा तो क्योंकि न्यूट्रॉन और गैस पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं होता तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अनडेविएटेड निकल जाएंगे। और अनडेविएटेड निकलेंगे क्यों, क्योंकि वो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन पर चार्ज नहीं होता। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ये जो फोर्स है वो केवल वही पार्टिकल्स एक्सपीरियंस करते हैं जिनमें कोई ना कोई चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव डजंट मैटर, लेकिन फोर्स वो एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, समझ गए होंगे। सेकंड बात आ जाइए, इफ v इज इक्वस टू 0, अगर v 0 डाल दें तो भी f का वैल्यू 0 होगा। इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि ये फोर्स जो लगता है वो केवल मूविंग पार्टिकल पर लगता है। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, 0 वेलोसिटी का मतलब कि पार्टिकल अगर रेस्ट में है, अगर स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। मतलब आपसे अगर ये कह दे कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और अचानक से मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगा दिया जाए तो ये यहीं रखा रहेगा, क्योंकि जो लॉरेंज फोर्स होता है या सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो केवल मूविंग पार्टिकल पर ही लगता है, रेस्ट वाले पार्टिकल पर नहीं लगता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज पर फोर्स F इज इक्वस टू क्यू ई होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फोर्स चार्ज जो एक्सपीरियंस करता है वो क्यू ई, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ देखिए, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो रेस्ट वाले पार्टिकल पर भी लगेगा और मूविंग पर भी लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई लेना देना नहीं है कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, स्टेशनरी हो या मूविंग हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर फोर्स लगाएगा और उसका वैल्यू क्यू ही होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड केवल फोर्स तभी लगाता है जब चार्ज पार्टिकल मूविंग होता है। अगर आपका चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दो बातें समझें, चार्ज पार्टिकल पर ही लगेगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर ही लगेगा। तीसरी बात कि इफ थीटा इज इक्वस टू 0 डिग्री हो जाए या 180 हो जाए, आप जानते हैं साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है। ध्यान से सुनिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और आपका चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में चलता हुआ ऐसे एंटर कर जाए। मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री मान लो यहाँ से शुरू हो रही है, तो अगर आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल एंटर करेगा तो पैरेलल एंटर करने पर भी वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा और बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। इसीलिए आप देखिए इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड मैंने नीचे दिखाया और पार्टिकल को ऐसे एंटर कराया, मतलब 90 डिग्री पर एंटर कराया, तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। लेकिन अगर आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर करेगा तो भी फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो 3 बातें मैं समझ लेता हूँ। नंबर 1, ये फोर्स केवल चार्ज पार्टिकल पर ही लगता है। नंबर 2, ये फोर्स केवल मूविंग चार्ज पार्टिकल पर ही लगता है। नंबर 3, उस पार्टिकल पर नहीं लगेगा जो पैरेलल एंटर करेगा। और चौथी एक बात और ऐड कर लेते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। थीटा इज इक्वस टू अगर 90 डिग्री आप डालें तो आप जानते हैं साइन 90 का वैल्यू 1 होता है जो कि मैक्सिमम है। तो फोर्स का वैल्यू मेरे पास क्यू वी भी आएगा और ये जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में सबसे ज़्यादा फोर्स तब एक्सपीरियंस करेगा जब वो परपेंडिकुलर एंटर करेगा। ओके, ये अगला टॉपिक होगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए 3 बातें स्पेशल केसेस की फॉर्म में मैंने लिख दिया है। नंबर 1, इफ v इज इक्वस टू 0 देन f इज इक्वस टू 0। तो स्टेशनरी चार्ज नेवर एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, केवल मूविंग ही एक्सपीरियंस करता है।
इफ Q इज इक्वल टू 0 देन ऑल्सो F इज इक्वल टू 0, यानी ये फोर्स केवल चार्ज पार्टिकल पर ही लगता है। थीटा 0 या 180 हो जाए तो नहीं लगेगा, यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल जाए तो नहीं लगेगा। और मैक्सिमम कब लगेगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये तो बात हो गई कि फोर्स कितना होगा। अब एक लॉ है जिसे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछा गया है। और रूल क्या है, ये रूल क्या बताएगा, पहले मैं ये समझ लेता हूँ, इसी पेज पे बात कर लेता हूँ। लॉरेंज फोर्स का वैल्यू तो आ गया, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू तो आ गया, और ये मैं बार बार लॉरेंज फोर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं बात दोबारा से आऊँगा इस पॉइंट पर। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा उसका वैल्यू तो आ गया। डायरेक्शन को निकालने के लिए एक रूल है जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है वो सुन लीजिए। मैं मेरा लेफ्ट हैंड आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस लेफ्ट हैंड के थंब पर मैं लिख लेता हूं F। इंडेक्स फिंगर जो है जिससे हम इशारा करते हैं, पॉइंटिंग फिंगर, उस पर मैं लिख रहा हूं B, और मिडिल फिंगर जो है उस पर मैं लिख रहा हूं I। तो इस रूल को, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को FBI रूल भी कहा जाता है। FBI, ऊपर से नीचे आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं मेरा थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज कर लेता हूं। इस तरीके से आप देख लीजिए, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब इंडेक्स फिंगर, थंब परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज कर लेते हैं तो इस अरेंज करने के बाद अगर आपका मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड B के डायरेक्शन को बता रहा है, अगर आपका मिडिल फिंगर I का मतलब करंट का डायरेक्शन होता है, और आप जानते हैं करंट और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन सेम होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा रहा है तो आप समझ जाते हैं कि करंट भी इधर ही जा रहा होगा। तो चाहे आप करंट का डायरेक्शन बोल दो, चाहे पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन बोल दो, दोनों सेम होता है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इफ इंडेक्स फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, if middle finger is representing the direction of current or the direction of motion of positive charge, then thumb will represent the direction of magnetic force। ध्यान से सुनिएगा, लिखने में गलती हो जाती है। कैसे? लॉजिकली सोचें और ध्यान से समझ लें इस बात को। आप तीनों की बात कर देंगे कि थंब फोर्स को बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, ये करंट को। नहीं साहब, आपको क्या कहना है कि अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, अगर मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बता रही है, तब ऐसा होगा कि जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो थंब वाली बात को आपको सबसे लास्ट में बोलना है। पहले आप मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले इस इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज कर लेना। जब डायरेक्शन अभी हम निकालेंगे तो डायरेक्शन निकालते टाइम सबसे पहले इस फिंगर को अरेंज करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर इस फिंगर को अरेंज करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तब जाकर ऐसा होगा कि थंब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ओके, तो डायरेक्शन निकालने के लिए पहला जो रूल है उसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसको FBI भी कह सकते हैं। F फोर्स कौन बताता है? थंब। B कौन बताता है? इंडेक्स फिंगर। I कौन बताता है? मिडिल फिंगर। लैंग्वेज क्या है? इफ वी स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, याद रखें लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं क्योंकि फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल भी दिया है पर वो किसी और चीज को बताता है। यहां मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अगर चाहिए तो लेफ्ट हैंड रूल से आएगा। इफ वी स्ट्रेच थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को अरेंज करना है। मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट के साथ मैंने लिखा है देखिए मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देन तब ऐसा होगा कि द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो थंब सबसे लास्ट में बोलना है। बेटा जिसका डायरेक्शन मुझे चाहिए या जो मुझे बताना है रिजल्ट, वो सबसे लास्ट में आएगा। तो पहले आप किसको अरेंज करेंगे? सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को किधर? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, उसके बाद मिडिल फिंगर को करंट के अलोंग या पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के अलोंग, तब जाकर ऐसा होगा कि फोर्स थंब शो करेगा। समझ गए होंगे, सिंपल बात है। एक रूल और है इसको निकालने के लिए जिसको हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। और राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि यहाँ पर अब की बार राइट हैंड होगा। देखिए मान लीजिए मेरा राइट हैंड है और इस राइट हैंड के फिंगर्स को, सभी फिंगर्स को और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे अरेंज कर लेना है। इस रूल में ये स्टेटमेंट ये है, राइट हैंड है ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं, अगर थंब करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो
जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए परपेंडिकुलर मैंने ऐसे डाला है ऊपर, आप देख लीजिए इस पे परपेंडिकुलर है पाम पे। इफ फिंगर्स आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पाम, ये पाम पे जो परपेंडिकुलर डाला है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ओके, तो अगर फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को बता रही हैं, थंब करंट को बता रहा है, तो पाम पर जो परपेंडिकुलर आपने डाला है ये वाला ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताता है। दोनों रूल आप अप्लाई करेंगे आपको समझ आ जाएगा। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, इफ फिंगर्स ऑफ राइट हैंड है यहाँ, shows the direction of magnetic field, thumb shows the direction of current, then perpendicular drawn on palm, जो perpendicular आप ड्रॉ करेंगे will gives the direction of magnetic force working on the charge particle। तो ये दोनों रूल हैं जिनको यूज करके आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूँ। तो लॉरेंज फोर्स का बच्चों फॉर्मूला आपने पढ़ा, और लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला आपने देखा F इज इक्वल टू क्यू VB साइन थीटा होता है। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। अगर इस रिलेशन से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाला जाए B का, तो F अपॉन कितना बनेगा, Q होगा, V होगा और साथ में साइन 90 होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कंडीशन डालूँ इफ़ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम डाल दिया जाए, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड डाल दिया जाए और थीटा 90 डाल दिया जाए, तो आप जानते हैं अगर Q1 होगा, V1 होगा और साइन 90 यानी ये V1 होगा, तो बोलिए क्या B इज इक्वल टू F आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन बन जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आप जानते हैं एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, तो 1 टेस्ला का डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे कि मैग्नेटिक फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कि अगर मान लीजिए 1 कूलाम चार्ज है 1 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करते हुए मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है, तो जितना भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करता है। ओके, तो यही डेफिनेशन है, यहाँ से समझ गए होंगे आप, सिंपल बातें हैं ऐसे आप करते आ रहे हो। तो डेफिनेशन हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने देखा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। अगर B मेरा टारगेट है तो B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा बनेगा। Q अगर 1 कूलाम पुट करें, V अगर 1 मीटर पर सेकेंड पुट करें, थीटा 90 पुट करें, तो B इज इक्वल टू F बनेगा। सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब 1 कूलाम चार्ज, मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी मतलब 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल मतलब थीटा 90 टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा। कब? जब यूनिट चार्ज हो, यूनिट स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर एंटर कर रहा हो। यूनिट की जहाँ तक बात है, ऐसा यूनिट आप जानते हैं, इसी रिलेशन से बी की हम निकाल सकते हैं। बी के लिए जो रिलेशन है, तो देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा, चार्ज आप जानते हैं करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अगर Q का यूनिट चाहिए तो I क्रॉस टी से एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि SI सिस्टम में आप जानते हैं एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट होता है। तो यहाँ Q के प्लेस पर एम्पियर इंटू सेकेंड है, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मैं मीटर लिख गया था, तो एम्पियर इंटू सेकेंड होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होगा, साइन थीटा तो यूनिट लेस होता है, तो आपका सेकेंड कैंसिल हुआ, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर ये यूनिट ऑफ B है और इसको ही टेस्ला कहा जाता है। तो टेस्ला का मतलब है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। डायमेंशन निकालना है तो आप देख लीजिए, फोर्स का डायमेंशन डाल रहा हूँ मैं M1 L1 T-2, एम्पियर का A1, मीटर का L1, सॉल्व कर लेंगे, डायमेंशन इजी है। हाँ, CGS सिस्टम में, ये तो बात हुई है SI सिस्टम की, यहाँ तो टेस्ला होता है। CGS सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है गॉस, ये इंपॉर्टेंट है, गॉस होता है और 1 गॉस छोटा यूनिट है, तो 1 गॉस 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। ओके, तो 1 गॉस CGS सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, वही गॉस लॉ वाला है, और आपका इसका जो वैल्यू है 1 गॉस का वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। अब बात ये कि मैं बार बार लॉरेंज फोर्स क्यों कह रहा था, देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स निकाला है लॉरेंज साइंटिस्ट ने निकाला, लेकिन उसने जो फॉर्मूला दिया था उसमें उसने दोनों फील्ड की प्रेजेंस मानी थी। देखिए लॉरेंज फोर्स क्या है, लॉरेंज फोर्स में क्या किया गया है कि आपने दोनों फील्ड माने हैं। दोनों फील्ड का मतलब कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी माना, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन से पास हो रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, मान लो दोनों परपेंडिकुलर, मैंने दिखा दिया ऐसे ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना होगा, QE आप जानते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, कितना होगा, क्यू वी क्रॉस बी, ये भी आप जानते हैं। अगर मुझसे पूछें कि नेट फोर्स कितना, तो दोनों का वेक्टर सम ले लीजिए, आपके पास जो फोर्स बनेगा टोटल करने पर वो लॉरेंज फोर्स होता है। ओके, तो लॉरेंज फोर्स क्या है, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन, कौन सा रीजन, वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक फील्ड है। अगर दोनों फील्ड प्रेजेंट हैं तो दोनों फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। आप बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा क्यू ई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी, अभी हमने देखा। तो टोटल जो निकल कर आएगा उसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो लॉरेंज फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, क्यू कॉमन निकाल लीजिए, यू विल गेट दी आंसर, सिंपल बात है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लेता हूं, तो थोड़े से काम के हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with a speed of 3 into 10 raised to power 4 kilometer per second in a region where a magnetic field of 1 Tesla exists in the direction south to north। देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन का ही चक्कर समझ लीजिएगा। देखिए, मैं एक प्लेन आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये इस तरह से दिखाने का मतलब है कि मुझे जेड एक्सिस दिखाना है। आप जानते हैं इंडिया का जो मैप होता है उसमें नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, जम्मू कश्मीर साउथ नीचे होगा, आप लोग ईस्ट में बैठे हैं और मैं फ़िलहाल वेस्ट में बैठा हुआ हूँ। ये आपकी डायरेक्शन है प्लेन में अगर दिखाया जाए तो। अच्छा जी, तो आपका क्या क्या गिवन है, देखिए अल्फा पार्टिकल है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल की बात कर लेता हूँ मैं। अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो अल्फा पार्टिकल होता है बेटा, पहली तो यही समझ लीजिए। हीलियम का जो न्यूक्लियस है 2He4 वो आपका अल्फा पार्टिकल होता है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 प्रोटॉन के इक्वल इसका मास होता है। ओके, मतलब अगर मुझे चार्ज चाहिए तो 2E के इक्वल होगा, 2 लिखा हुआ है। अगर मुझे मास चाहिए तो ये 4mp यानी 4 प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। ज़रूरत के हिसाब से हम वैल्यू, मुझे तो यहाँ चार्ज चाहिए होगा, तो चार्ज की वैल्यू अल्फा पार्टिकल है तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा, आप जानते हैं। ओके, अल्फा पार्टिकल हो गया। वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब इस प्लेन में ऐसे ऊपर आ रहा है, ऐसे कैप जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये चलिए रेड पॉइंट शायद आपको समझ आ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है। ओके, तो मुझे डायरेक्शन के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है और उसका वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकंड है, याद रखना, किलोमीटर पर आवर नहीं है। अगर किलोमीटर पर आवर होता तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लास 11th में करके आए हैं आप। किलोमीटर है केवल, तो ये 3 × 10⁻⁴ था, 7 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड होगा। क्यू हो गया, वी हो गया, बी का वैल्यू 1 टेस्ला हो गया। और देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिया हुआ है साउथ टू नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ ऐसे है, प्लेन में है, मैं पेन रख देता हूँ, वो तो ऐसे है। आपका पार्टिकल जा रहा है ऊपर, तो बोलो दोनों नॉर्मल हैं, दोनों की डायरेक्ट एंगल कितना होगा, 90, थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। तो सीधा सीधा फोर्स निकालना है तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा से आप निकाल लीजिए। क्यू के प्लेस पर आप डाल देंगे चार्ज है आपके पास, वी के प्लेस पर स्पीड है आपके पास, बी मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा एंगल है, कैलकुलेट कर लेंगे तो यू विल गेट दी आंसर 9.6 × 10⁻⁻12 न्यूटन। अब बात आती है डायरेक्शन की, यहीं से समझ लीजिएगा डायरेक्शन कैसे। डायरेक्शन के लिए मुझे लगाना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आप बताइए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था सबसे पहले इस इंडेक्स फिंगर को अरेंज करना इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्थ है तो देखिए नॉर्थ की तरफ मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। उसके बाद इस फिंगर को अरेंज करना चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पॉजिटिव होता है, तो अल्फा पॉजिटिव है तो बताइए वर्टिकली ऊपर है ना, तो वर्टिकली ऊपर है तो देखिए मैं अपना हाथ ऐसे अरेंज करूंगा, आप देख लीजिए फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो गई, ये ऊपर की तरफ है, तो बोलिए फोर्स के थंब इधर जा रहा है, तो इसका मतलब फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस डायरेक्शन का मतलब वेस्ट डायरेक्शन में लगेगा। वेस्ट के अलोंग एरो है तो ये वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन होता, ध्यान से सुनना, अगर आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन होता तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, तो आपको फिंगर क्या करना होता, देखिए इस बार तो आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इधर फिंगर ऊपर किया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऊपर है। अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता तो आपको इस फिंगर को उल्टा नीचे करना होता,
क्योंकि अगर नेगेटिव ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव की डायरेक्शन उल्टा मानना है, नीचे जाएगा तो आपका फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। समझ गए होंगे, तो वो खैर प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, तो डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स वेस्ट होगा, हमने एक्सप्लेन कर दिया है, वेस्ट की तरफ फोर्स लगेगा। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया है। कई बार क्या होता है कि एक्सेलरेशन भी पूछ लेता है, तो फोर्स आ गया है, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होगा। केवल ये समझाने के लिए कि जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का, मैंने यहाँ लिख भी दिया है 4 mp है, अल्फा पार्टिकल 2He4 होता है। 4 mp का मतलब 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए होंगे, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने देखिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिए हैं ताकि सभी पोर्शन हमारा कवर हो जाए। अ चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रोकूलम है मेरे पास, एक चार्ज है जिसका वैल्यू है 1.5 माइक्रोकूलम। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास एक चार्ज है और चार्ज का जो वैल्यू है Q इज इक्वस टू, इसको ऐसे लेते हैं, ओके हमारे पास जो चार्ज है उसका वैल्यू है 1.5 माइक्रोकूलम। माइक्रो आप जानते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, मूविंग विद द स्पीड ऑफ, v का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अलोंग द एक्स एक्सिस, चलिए साहब पार्टिकल इधर जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग उसका वेलोसिटी है। चलिए, वेयर बी मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और देखिए मैग्नेटिक फील्ड आई जे के की टर्म्स में दिया है, मतलब वेक्टर फॉर्म में दिया है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप टेस्ला, तो ये टी लिख दिया। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, तो बोलो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या मुझे आई कैप लगा देना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। बस वेक्टर फॉर्म में है तो एफ इज इक्वल टू आप जानते हैं क्यू वी क्रॉस बी होगा। अब वी क्रॉस बी को आपको सॉल्व करना है, बस यही काम था। तो वी का वैल्यू आप पुट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। देखिए वी का वैल्यू आई कैप के अलोंग है, तो देखिए क्यू का वैल्यू आपने डाला चार्ज, वी के प्लेस पर 2 इंटू 10⁻6 आई कैप बना, क्रॉस बी का वैल्यू 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप बनेगा। 10⁻6 हालांकि कॉमन आ रहा है, पर पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 0.4 10⁻6 आई क्रॉस जे बनेगा। और आपने 11th में पढ़ा है सर्किल रूल, आई कैप एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में 3 एरो बनाने हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप। मुझे आई क्रॉस जे चाहिए तो आई से जे की तरफ आप जाएंगे। अगला कौन आता है के कैप, तो आई क्रॉस जे देख लीजिए के कैप हो जाएगा। दूसरा देखिए आई क्रॉस के बनेगा, आई क्रॉस के चाहिए तो देख लीजिए आई क्रॉस के है उल्टा जा रहे हैं, नेक्स्ट होगा जे, माइनस जे आएगा, ये माइनस जे है, बाकी प्योर कैलकुलेटिव है। तो यहाँ पर आपके पास 10⁻6 मैंने कॉमन लेके यहाँ देखिए कॉमन लिया, 0.4 के कैप बनेगा, 0.8 इसको माइनस जे बनेगा, बस आप ओपन कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आई जे के वाले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। आपके पास इस बार दिया है अब 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन। अच्छा, ये जो 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी होता है, और 5.0 मेगा का मतलब तो आप जानते हैं, मेगा का मतलब तो 10⁻6 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी की यूनिट है, सेकंड फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। 1.6 इंटू 10⁻19 जूल मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है, सेकंड फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब यहाँ डाला जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ mv², तो हाफ mv² इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻6, ये तो मेगा की वजह से आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से होगा 1.6 इंटू 10⁻19 और जूल बनेगा। आप जानते हैं m से डिवाइड करके v² आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, पहले मेगा 10⁻6 लगाया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मैंने लिख दिया साइड में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू हमने यूज़ किया। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू डालेंगे, v² आएगा, v का वैल्यू निकालेंगे 3.16 इंटू 10⁻7 आ जाएगा। ओके, तो ये v का वैल्यू आ गया है। अब फोर्स आप जानते हैं QV भी साइन थीटा आप जानते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में दिया था काइनेटिक एनर्जी दिया था, इस फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे गिर रहा है, प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव है, नीचे गिर रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड दिया है एक्टिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर मैं इसी डायग्राम पे जाऊं तो साउथ टू नॉर्थ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ मतलब इधर है। चलिए मैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पार्टिकल नीचे गिर रहा है। तो आप बताइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब मैं लगाऊंगा तो सबसे पहले इसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग करते हैं, तो ये लीजिए पेन के डायरेक्शन में हो गया नॉर्थ की तरफ। उसके बाद इस फिंगर को पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, प्रोटॉन पॉजिटिव ही है, नीचे गिर रहा है, तो बोलिए मैं अपनी फिंगर को ऐसे नीचे कर देता हूँ। आप देख लीजिए ये
मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, फिंगर मेरी नीचे की तरफ है, थंब मेरा इस तरफ आएगा, इसका मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन का मतलब ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, ये डायरेक्शन के लिए आप समझ गए होंगे। तो फोर्स निकालेंगे QVB साइन थीटा, परपेंडिकुलर है, नीचे गिर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो 90 होगा। तो Q मेरे पास हो गया प्रोटॉन का चार्ज, वेलोसिटी आपने निकाल ही लिया, साइन 90 B 1.5 रख दिया और ईस्ट डायरेक्शन हो गया, समझ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, आपके CBSE एग्जाम में पूछा गया है और इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ। मेरे पास इस क्वेश्चन में देखिए, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है, बस यही काम एक्स्ट्रा है और इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। क्या दिया है कि मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग कहने का मतलब ये है कि आपको इनफाइनाइट लेंथ का वायर मानना है और आपको याद होगा कि इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πr होता है। ओके, तो एक वायर आपको दिया है AB, कैरीज अ करंट 4 एम्पियर, करंट इसमें जा रहा है। अब इसके पैरेलल 0.2 मीटर डिस्टेंस पर प्रोटॉन पॉजिटिव पैरेलल जा रहा है और करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट, ये डायग्राम बना हुआ था कि इस तरह से जा रहा है 4 × 10⁻⁶ वेलोसिटी से। आपको ये बताना है कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो फोर्स निकालने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला QVB साइन थीटा, प्रोटॉन है तो Q आ गया, वेलोसिटी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर निकालेंगे, 0.2 मीटर डिस्टेंस पर निकालेंगे क्योंकि प्रोटॉन वहीं पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू वायर μ0I/2πr होता है। μ0 का वैल्यू 4π10⁻⁷, I का वैल्यू 4 एम्पियर, 2π एज इट इज है, पाई कैंसिल हो जाना है, डिस्टेंस 0.2 मीटर होगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अच्छा, डायरेक्शन किधर, इनवर्ड, इसके लिए हमने राइट हैंड रूल लगाया। देखिए ये करंट का डायरेक्शन है, आप जानते हैं वायर के लिए रूल कहता है कि राइट हैंड से मुझे इसको होल्ड करना है इन सच अ वे कि थंब जो है करंट की डायरेक्शन में रहे, तो करंट ऊपर जा रहा है। याद रखिएगा पॉइंट इधर की तरफ है तो फिंगर्स मेरी इधर होनी चाहिए ताकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाए। तो अगर पॉइंट यहाँ है वायर के राइट हैंड साइड में तो मुझे इस तरह से पकड़ना होगा ताकि फिंगर अंदर की तरफ जाते हुए नजर आ जाए। अगर बाई चांस पॉइंट होता यहाँ, तो यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो इसी वायर को मुझे इस बार ऐसे पकड़ना होगा। देख लीजिए थंब इधर है और ये फिंगर्स क्योंकि उस पॉइंट की तरफ होनी चाहिए जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर आउटवर्ड होता और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता। तो आप सोचिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो एंगल हो गया 90 डिग्री। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल लिया, डायरेक्शन इनवर्ड हो गया राइट हैंड रूल से। उसके बाद नेट फोर्स ऑन प्रोटॉन QVB साइन थीटा, प्रोटॉन का चार्ज मैंने डाला, वेलोसिटी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल लिया है, साइन 90 का वैल्यू 1, फोर्स का वैल्यू आ जाएगा और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे। तो सबसे पहला काम इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कर दीजिए, नीचे है ना, तो बताइए मैंने इस फिंगर को देखिए ऐसे नीचे कर दिया जमीन। नीचे करने के बाद प्रोटॉन किधर जा रहा है, प्रोटॉन जा रहा है मेरी तरफ इस डायरेक्शन में, तो इस फिंगर को मैं ऐसे घुमा देता हूँ, देखिए ऐसे रखता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ये फिंगर नीचे गया, इंडेक्स फिंगर ये पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में है, ये फिंगर मिडिल फिंगर है। थंब आप देखिए थंब जा रहा है राइटवर्ड, और अगर राइटवर्ड जा रहा है ये थंब की डायरेक्शन है तो थंब इधर है, तो इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। और ये फोर्स लिखना है अगर मैं तो कह सकता हूँ अवे फ्रॉम द वायर, तो वायर से दूर जाएगा, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द वायर होगा। एक चीज़ और, अगर ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर यही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता तो देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नीचे की तरफ होगा, और मैंने आपको याद होगा मैंने कहा था नीचे को अपन क्रॉस सिंबल से दिखाते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जा रहा होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान से सुनना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अगर चार्ज नेगेटिव है तो आपको इसको, इस फिंगर को जो पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का मोशन बताती है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इस फिंगर को इसके मोशन के अपोजिट रख देना। तो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा, अगर ये प्रोटॉन होता तो हम इस फिंगर को इसके अलोंग इधर घुमा देते, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस फिंगर को इसके उल्टा घुमाना है। तो उल्टा मतलब ऐसे घुमा देना, और अगर ये ऐसे घुमा देंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ये फिंगर इधर चला गया तो फोर्स इधर आया है। इसका मतलब अगर प्रोटॉन है
तो फोर्स अवे फ्रॉम द वायर लग रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो फोर्स टुवर्ड्स द वायर लग जाता, बाकी फोर्स का वैल्यू तो सेम आता, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर चार्ज सेम होता है, और जब दोनों पर चार्ज सेम है तो दोनों पर फोर्स तो सेम आता। बस डिफरेंस क्या होता कि अगर इस पर फोर्स अवे फ्रॉम द वायर है तो इस पर फोर्स जो बनता वो टुवर्ड्स द वायर बनता। तो ध्यान से एक कंक्लूजन में जो लास्ट में देना चाह रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आप सीधा फ्लेमिंग्स लगा दीजिए, एपीआई, ठीक है, ऐसे लिख लेना और दिन भर ऐसे घूमते रहना, घर वालों को लगना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ाई चल रही है। ओके, तो अगर प्रोटॉन है पॉजिटिव है तो फिर एफवीआई सीधा लगा दीजिए। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो आपको ये जो फिंगर रखनी है वो नेगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रखनी है, बस इतना सा कर लीजिएगा, थंब आपको आपके फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस वीडियो में हमने बात किया है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका वैल्यू आपके पास आ गया। उसकी डायरेक्शन के लिए लॉरेंज फोर्स, उसकी डायरेक्शन के लिए हमने फ्लेमिंग्स और पाम रूल पढ़ा। फ्लेमिंग्स रूल हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है, पाम रूल भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और हमने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड अगर काम कर रहे हों तो जो फोर्स लगता है उसको लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। ओके, तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। कुछ क्वेश्चंस जो थे सभी अलग अलग तरह के हैं, ये 4 क्वेश्चन आप कर लीजिए, सफिशेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टिकल का मोशन कैसे पाथ पर होगा, क्योंकि आपने कहा फोर्स तो लगेगा, अपने पास से डेविएट हो जाएगा, अब वो डेविएट होने के बाद कौन से पाथ पर मूव करेगा उस पर हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अब तक के नोट्स बना लीजिएगा। देखिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने नोट्स वाला जो वर्क है उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम मिलेंगे अगर आपके पास रिटर्न वर्क कंप्लीट होगा तो जो डाउट्स रह भी जाएंगे या जल्दी से क्विक रिवीजन टाइप में हम कर लेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स अप टू डेट रखें। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आप नोट्स कर रहे हैं या नहीं भगवान जाने, गॉड नोज। तो मेरा सजेशन है कि अपना रिटर्न वर्क पूरा कर लीजिए। रिटर्न वर्क आपके पास पूरा होगा तो जब भी हम मिलेंगे क्लास में तो हमको क्विकली एक बार रिवीजन कर लेंगे, तो कुछ भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और घर में ही रहिए, क्योंकि बाहर जाने की बिल्कुल भी कंडीशन भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। घर बैठ के अपनी पढ़ाई कीजिए और नोट्स प्रॉपर रखिएगा। थैंक यू सो मच।